Welcome to MuscleMed 101. I have completed ankylosing spondylitis and spondyloarthritis. Now let's quickly finish rest of the spondyloarthropathies. तो स्टार्ट करते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ। तो जैसे कि आपको पता है सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो हमारी स्किन को इफेक्ट करती है। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हाई रेट पे मल्टीप्लाई करने लगती है जो हमारी स्किन के सेल्स है। तो जिन लोगों को भी सोरियासिस होता है उनमें से 7 to 42% पॉपुलेशन को सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद एपिडेमियोलॉजी। तो वर्ल्ड वाइड सोरियासिस का जो प्रेवलेंस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस का नहीं, सोरियासिस का जो प्रेवलेंस है वो 2 to 3% है ग्लोबली। तो इसमें से मैंने बताया सोरियासिस जिनको भी होता है उनमें से 7 to 42% लोगों को आगे जाके सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है। तो इसीलिए सोरियाटिक आर्थराइटिस का जो प्रेवलेंस है वर्ल्ड वाइड वो स्लाइटली लेस देन 1% है, क्योंकि ओवरऑल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज का जो प्रेवलेंस था वो मैंने बताया था आपको 1.9% तक था, जिसमें से जो सबसे ज्यादा होता है वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का होता है। तो इसीलिए सोरियाटिक आर्थराइटिस का स्लाइटली लेस देन 1% है प्रेवलेंस। इंडिया में वर्ल्ड वाइड से थोड़ा सा और कम है जो प्रेवलेंस है इंडिया में। जो सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है इस डिजीज का वो भी इक्वल है ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड, और एज ऑफ ऑनसेट जो है वो 30 to 55 ईयर है। इसके अलावा एक और चीज मैंने लिखी है, अमंग 85% हैव सोरियासिस बिफोर आर्थराइटिस। मतलब सोरियासिस के बाद आर्थराइटिस 85% पॉपुलेशन को होता है। जिन भी लोगों को आर्थराइटिस सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है उनमें से 85% लोगों को सोरियासिस के बाद होता है, और 15% लोगों को सोरियासिस से पहले हो सकता है। जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स है सोरियासिस से पहले देखने को मिल सकते हैं। तो 15% हैव आर्थराइटिस बिफोर सोरियासिस and 85% have psoriasis before arthritis. Now let's talk about causes of psoriatic arthritis. So cause of psoriatic arthritis is unknown. Mechanisms are unknown, but many risk factors can play a role. सबसे ज़्यादा जो important risk factor है psoriatic arthritis का वो है family history of psoriasis. तो अगर family history है psoriasis की तो बहुत ज़्यादा high chances है psoriatic arthritis होने के। नाउ लेट्स कम टू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जिसमें हम दो क्राइटेरिया यूज करते हैं, मोल एंड राइट क्लासिफिकेशन और कैस्पर क्राइटेरिया। नाउ अकॉर्डिंग टू मोल एंड राइट क्लासिफिकेशन पेशेंट में कुछ सिम्टम्स देखने को हमको मिल सकते हैं, जैसे कि डीआईपी आर्थराइटिस, आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस, एसिमेट्रिकल ओलिगोआर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस। जो डीआईपी आर्थराइटिस है इट अकर्स अर्ली इन डिजीज, इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद डैक्टिलाइटिस एंड नेल डिस्ट्रॉफी। Now, according to Casper criteria, inflammatory arthritis with more than 3 or equal to 3 points from any of the following. तो नीचे कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं जिनको अलग अलग पॉइंट्स दिया गया है, जिसमें से मैक्सिमम पॉइंट जो है वो करंट सोरियाटिक आर्थराइटिस को दिया गया है, बाकी सबको 1 पॉइंट दिए गए हैं। तो इनमें से टोटल अगर 3 के इक्वल होता है या 3 से ज़्यादा होता है विद इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं उस कंडीशन को एज सोरियाटिक आर्थराइटिस। Now let's talk about clinical features of psoriatic arthritis. तो जैसे कि psoriatic arthritis पेरिफेरल SPA का टाइप है, तो इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट फीचर होगा आर्थराइटिस का वो होगा पेरिफेरल आर्थराइटिस, जो कि ऑलमोस्ट 95% केसेस में आपको देखने को मिल सकता है, और 5% केसेस में जो प्रीडोमिनेंट आर्थराइटिस है वो एक्सियल हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेरिफेरल एसपीए में एक्सियल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस 5% में देखने को हमको मिल सकता है, बाकी पेरिफेरल आर्थराइटिस 95% पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन में आपको HLA-B27 पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, और HLA-B27 जिन पॉपुलेशन में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है उसमें हाई चांसेस है कि स्पाइन में एनकाइलोजिंग हमको और देखने को मिले। इसके अलावा सेक्रोइलाइटिस भी हमको 20% पॉपुलेशन में देखने को मिल सकती है। सेम सेक्रोइलाइटिस अगर सोरियासिस में, सोरियाटिक आर्थराइटिस में देखने को मिल रही है तो हाई चांसेस है स्पाइनल फ्यूजन के या स्पाइन में इन्वॉल्वमेंट होने के। इसके अलावा हमने देखा था यूवियाइटिस, हमको 25% पॉपुलेशन में देखने को मिल सकता है सोरियाटिक आर्थराइटिस के। और इसमें सेक्रोइलाइटिस जो है वो मोस्टली जो हमको देखने को मिलता है वो यूनिलेटरल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज कोरिलेशन बिटवीन नेल चेंजेस एंड पीएसए। तो जिन भी लोगों को सोरियाटिक आर्थराइटिस है उनमें से 60 to 80% लोगों में नेल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, और नेल चेंजेस अर्ली जो डिजीज स्टेज है उसमें हमको देखने को मिलते हैं।
बहुत से केसेस में नेल चेंजेस के 2 साल बाद जो है सोरियाटिक आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है। तो नेल चेंजेस इंक्लूड पिटिंग, रिजिंग, हाइपरकेरेटोसिस एंड ओनिकोलाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस इज प्रीडोमिनेंट फीचर इन 5% ऑफ द केसेस। दो 20% 10 to 20% केसेस में जो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिल सकता है हमको सोरियाटिक आर्थराइटिस में, लेकिन 5% जो है उसमें प्रीडोमिनेंट फीचर होगा एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। और इसमें जो मैंने आपको बताया था सेक्रोइलाइटिस होगा वो यूनिलेटरल होगा। इसमें जो जाइगोफेजियल फ्यूजन है वो कम देखने को मिलेगा हमको। सिंडेस्मोफाइट्स हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं और एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन भी हमको इन केसेस में देखने को मिल सकती है जिसमें प्रीडोमिनेंट फीचर स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंथेसाइटिस जो है वो 20 to 40% पॉपुलेशन में हमको देखने को मिलता है। और एंथेसाइटिस में मेन जो लिगामेंट और टेंडन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक्किलेस टेंडन इन्वॉल्व हो रहा है, प्लांटर फेशिया हो रहा है, और पेल्विक बोन से जो भी टेंडेंस हमारे जुड़े होते हैं वो लिगामेंट्स इफेक्ट होते हैं। हमारा क्वाड्रिसेप टेंडन भी इफेक्ट हो सकता है और हमारा पटेलर टेंडन भी इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा पेरिफेरल एडिमा हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि आर्थराइटिस होगा डिस्टल जॉइंट्स का हमारे, तो वहां पे साइनोवाइटिस की वजह से पेरिफेरल एडिमा हमको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पेरिफेरल लिम्फ एडिनोपैथी भी हमको देखने को मिल सकती है। नाउ लास्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में आपको आयराइटिस देखने को मिल सकता है, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है, यूरेथ्राइटिस देखने को मिल सकता है और गट इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकती है। जो आईबीडी है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, तो उसका भी हाई कोरिलेशन है सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ। इसके अलावा हमारी वेसल्स में भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है उन केसेस में जिसमें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी प्रेवलेंट है या फिर जिनमें हमको HLA-B27 और सेक्रोइलाइटिस भी देखने को मिला है। तो ये सारी डिजीजेस जो हैं वो इंटरलिंक्ड है, इनके सिम्टम्स आपस में इंटरलिंक्ड है और एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है और पेरिफेरल और एक्सियल स्केलेटन दोनों ही इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो हम बात कर रहे थे लो बैक पेन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया लेस देन 1% जो है प्रेवलेंस है सोरियाटिक आर्थराइटिस का, उसमें से भी सिर्फ 5% केसेस में जो है प्रीडोमिनेंट फीचर होगा आपका स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। तो एज कंपेयर टू एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ही कम प्रेवलेंस है, बहुत ही कम पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनका पहला जो प्रेजेंटिंग सिम्टम होगा वो लोअर बैक पेन होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस के साथ। So enteropathic arthritis is most common extraintestinal manifestation of IBD। तो IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज होती है जिसके अंदर दो चीजें आती है हमारी, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इन दोनों डिजीजेज में कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को आर्थराइटिस हो सकता है जिसको हम बोलते हैं एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस। तो पहले हम एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं। तो प्रेवलेंस जो है IBD का वो वर्ल्ड वाइड 3 to 4 मिलियन है, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है और उनमें से भी 17 to 39% लोगों को एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस होता है जो कि स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के अंदर आता है। अब सेक्रोइलाइटिस हमको 2 to 45% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमको देखने को मिल सकता है एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस के अंदर 1 to 16% पॉपुलेशन में, क्योंकि मैंने बताया आपको स्पाइन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, पेरिफेरल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ऐसे ही इसमें पेरिफेरल आर्थराइटिस भी देखने को मिल सकता है 2.8 to 31% पॉपुलेशन में। हमको साइनोवाइटिस देखने को मिल सकता है, हमको डैक्टिलाइटिस देखने को मिल सकता है। आर्थराइटिस जो है ऐसा देखा गया है कि जो एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस है वो क्रोहन्स डिजीज में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस, और जो इसमें साइनोवाइटिस होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, इरोजन्स जो है वो कम होती है। वुमेन आर मोर इफेक्टेड देन मेन इन पेरिफेरल आर्थराइटिस, और एक्सियल आर्थराइटिस जिन भी लोगों में है उसमें मेन आर मोर इफेक्टेड देन वुमेन। तो इसका मतलब है कि एक्सियल इन्वॉल्वमेंट जो है एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस की वो मेन में ज्यादा होती है और पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट जो है एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस की वो वुमेन में ज्यादा है। सोरियाटिक आर्थराइटिस में हमने देखा था जो रेशियो था वो 1:1 था दोनों ही जेंडर्स में। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी बैक पेन, इन्फ्लेमेटरी बैक पेन जो कि हमने देखा वो 15 to 30% पॉपुलेशन में हमको देखने को मिल सकता है विद और विदाउट एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो जरूरी नहीं है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी देखने को मिले विद इन्फ्लेमेटरी बैक पेन। तो 30% पॉपुलेशन तक में इन्फ्लेमेटरी बैक पेन देखने को मिल सकता है जो कि
प्रेजेंटिंग फीचर हो सकता है इनिशियल डायग्नोसिस में। उसके अलावा नॉन डिस्ट्रक्टिव साइनोवाइटिस होता है, मैंने आपको बता दिया। लोअर लिम्ब के जॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू अपर लिम्ब। अब देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स और अदर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल फीचर्स। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो सेम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे होते हैं। सो इंसीडियस ऑनसेट होता है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है, जो पेन है वो एक्सरसाइज पे रिलीफ हो जाता है, रेस्ट पे कोई रिलीफ नहीं मिलता हमको पेन में। और एएस जो है वो एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस में किसी भी एज में जो है स्टार्ट हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट HLA-B27। सो HLA-B27 इज फाउंड इन 7% ऑफ द पॉपुलेशन। तो और जिनमें भी HLA-B27 पॉजिटिव मिल रहे हैं उनमें 70% चांसेस है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने के। और यूवीआइटिस जैसे कि हमने सब में देखा था कितना परसेंटेज है, तो यूवीआइटिस इसमें 10 to 36% पॉपुलेशन में हमको देखने को मिल सकता है। सेक्रोइलाइटिस की जो हमने बात करी, सेक्रोइलाइटिस इसमें सिमेट्रिकल हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमको एसिमेट्रिकल देखने को मिल रहा था। उसके अलावा हमने इसमें देखा कि किस तरीके से जो हमारा गट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हमारे स्पाइनल और पेरिफेरल जॉइंट इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जो सारी की सारी स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज है जिसमें हमारी स्पाइन और पेरिफेरल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उनमें हमको 50% ऑफ द केसेस में गट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है या गट इन्फ्लेमेशन हमको देखने को मिलती है। तो दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। गट इन्फ्लेमेशन इज इंटर रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन इन स्पाइनल जॉइंट्स एंड पेरिफेरल जॉइंट्स एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस का सबसे कम प्रेवलेंस है इन चारों में से, जो कि 0.03% वर्ल्ड वाइड। तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस का मतलब कोई भी इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी में होता है, चाहे वो गट के थ्रू हो, यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हो, तो उसकी वजह से भी हमको आर्थराइटिस हो सकता है। तो जिन भी लोगों में यूरेथ्राइटिस या एंटेरिक इन्फेक्शन हो चुका है पहले, उन लोगों में पॉसिबिलिटी है कि रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है। और खासकर HLA-B27 पॉजिटिव जो पॉपुलेशन है, जिनमें HLA-B27 पॉजिटिव है, उनमें अगर ये इन्फेक्शन होता है तो जो चांसेस है वो 20 to 25% तक बढ़ जाते हैं। रिएक्टिव आर्थराइटिस को राइटर सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें पहले माना जाता था कि ये 3 चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, जो कि आर्थराइटिस, यूरेथ्राइटिस और कंजक्टिवाइटिस। लेकिन अब देखा गया है कि सारे केसेस में हमको ये तीनों चीज़ें देखने को नहीं मिलती, तो ट्रायड हमको कुछ ही पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स जो भी हमारे स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज के, वो क्लिनिकल फीचर्स इसमें होंगे। इसमें भी लोअर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। एसिमेट्रिकल ओलिगोआर्थराइटिस होगा, जैसे कि हमारा सोरियाटिक आर्थराइटिस में था। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है विद दीज सिम्टम्स और हिस्ट्री है प्रीवियसली कोई इन्फेक्शन की, जैसे कि यूरेथ्राइटिस, या फिर डायरिया की हिस्ट्री है, या फिर रीसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स की हिस्ट्री है, तो आप फिर उसको आगे फर्दर रेफर कर सकते हैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास फर्दर डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि बाकी सब कंडीशन में आपको देखने को मिल रही थी। इसमें भी स्किन और म्यूकोजल चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं, नेल चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं, डैक्टिलाइटिस, एंथेसाइटिस हमको देखने को मिल सकता है, नेल डिस्ट्रॉफी हमको देखने को मिल सकती है, कार्डियक मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिल सकते हैं, आई इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकती है। आई में यूवीआइटिस और कंजक्टिवाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, और भी चीजें देखने को मिल सकती है। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस का जो प्रेवलेंस है वो बहुत ही कम है, और पर इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है लोअर बैक एरिया की, वो थोड़ी ज्यादा है। तो आपको ऑलमोस्ट इन चारों कंडीशन के पेशेंट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको जो स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज के फीचर्स हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं, जो ASAS क्राइटेरिया पेशेंट वो फुलफिल कर रहा है, तो आप उनको रेफर करेंगे रूमेटोलॉजिस्ट के पास। अब इसके अलावा स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज में ये 4 कंडीशंस थी। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस है जो हम रूमेटोलॉजिस्ट को प्रेफर करेंगे, जो हमारा डोमेन नहीं है, और उन कंडीशंस में भी बहुत ही रेयर चांसेस है, इन कंडीशन से भी कम चांसेस है कि प्रेजेंटिंग सिम्टम जो है वो लो बैक पेन हो। तो हम ब्रीफली सारी कंडीशंस को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो एंड करते हैं। तो पहली कंडीशन जो हम ले रहे हैं वो है स्क्लेरोडर्मा, जिसको हम सिस्टमिक स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। सो इन स्क्लेरोडर्मा बॉडी मेक्स टू मच कोलेजन कॉजिंग थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू। और इसमें सिर्फ स्किन ही इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें हमारे मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी हार्डनिंग भी हो सकती है। ऑल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्लेरोडर्मा।
प्रेवलेंस की बात करें तो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन पॉपुलेशन में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, विद मैक्स प्रेवलेंस ऑफ जस्ट 47 in 1 lakh population, that in Canada. It is rare in Asian population. Females are more affected than males. Cause is unknown, though genetic and environmental factors can play their role. अब बात करें सिम्टम्स की तो आपको हार्डनिंग और थिकनिंग देखने को मिलेगी स्किन की, हेयर लॉस देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ स्वेटिंग देखने को मिल सकती है ड्यू टू स्किन इन्वॉल्वमेंट, ड्राई स्किन देखने को मिल सकती है, जॉइंट्स में स्टिफनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी आपको और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल पेन जो है वो आपको 80% ऑफ द पॉपुलेशन में देखने को मिल सकता है, और अर्ली डिजीज में जो अर्ली स्टेज है डिजीज का उसमें ये मेन पेन होता है बहुत सारे लोगों के लिए। इट कैन बिकम सीरियस व्हेन इट स्टार्ट इफेक्टिंग आवर इंटरनल ऑर्गन, तो तब हमको कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में, जैसे कि स्वेलोइंग डिफिकल्टीज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, एरिथमियाज। अब बात करें लोअर बैक पेन की, सो रिसर्च हैज शोन दैट लो बैक पेन इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ पेन इन पेशेंट्स विद वेरी अर्ली डिजीजेस. It is associated with higher pain chronification, depression, anxiety, and therefore major impact on well-being. It therefore needs particular attention in care of patients with very early scleroderma. So early stage में physician should also focus on management of low back pain, क्योंकि बाद में जाके ये और ज़्यादा chronic हो सकता है. So now let's move on to next condition, that is gout. So gout develops in some people who have high levels of uric acid from the breakdown of purines. Purines are natural chemicals found in every cell of your body and in many foods, especially in red meat, organ meat, certain seafoods, and sugary sodas and beer. When uric acid builds up either because of the kidney don't excrete it the way they should be, or from high purine diet, it can form needle-like crystal that lodge in your joint, causing sudden severe pain in joint and swelling. Now, prevalence in India is less than 0.5%, and males are more affected than females by 3:1. In males after 40s, the chances of gout increases. In females after menopause, chances of gout increases. अब आपने नी में गाउट देखा होगा, तो स्पाइनल गाउट भी हो सकता है, हमारी लंबर स्पाइन भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस है कि जो हमारी स्पाइन है उसमें गाउट हो. बट कुछ स्टडीज में देखा गया है कि स्पाइनल गाउट का प्रेवलेंस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस जो हैं वो अंडर डायग्नोज रह जाते हैं, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो बाकी स्पाइनल पैथोलॉजीज के साथ मिलते हैं. अब कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं. तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है हाई बीपी, डायूरेटिक्स, ओबेसिटी, हाई प्यूरिन डाइट जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि मीट और फिश में पाया जाता है, एक्सेसिव एल्कोहल एंड ड्रिंक स्वीटन्ड विद हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप. ऑल्सो फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो प्ले इट्स पार्ट. इन्वेस्टिगेशन में हम जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं यूरिक एसिड लेवल्स के लिए, और इमेजिंग कर सकते हैं जैसे कि एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई. नेक्स्ट कंडीशन इज पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका, पीएमआर. सो पॉली मीन्स मेनी, माइल्जिया मीन्स मसल पेन. So it mainly affects people in old age. There is no specific diagnosis for PMR. It is made on the basis of history and some risk factors. Blood test and other tests can be done to rule out other conditions. Risk factors include sudden new pain in shoulder, neck, hip, thigh, which is present for at least 2 weeks. Early morning stiffness and pain, inflammation as measured by blood test, no evidence of rheumatoid arthritis, swollen joints or positive blood test. Anemia is also associated with PMR. एक्सरे और एमआरआई भी हम कर सकते हैं बाकी डिजीजेस को रूल आउट करने के लिए. तो अगर हमारे पास कोई भी 60 प्लस का जो है या 50 प्लस का पेशेंट आता है विद सडन ऑनसेट ऑफ शोल्डर, नेक, हिप, थाई पेन, और पेन को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, और ब्लड टेस्ट में रेज सीआरपी लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं, रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है पेशेंट में, तो आप रूमेटोलॉजिस्ट को रेफर कर सकते हैं फर्दर डायग्नोसिस के लिए. प्रेवलेंस देखा जाए तो 50 to 200 है 1 लाख पॉपुलेशन में. स्टिल ओवरऑल देखा जाए तो लेस देन 0.5% है. फीमेल्स आर मोर इफेक्टेड देन मेल्स विद 2:1. इसमें रेफर करने के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो हेल्प कर सकते हैं रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करने के लिए, पेन रिलीफ करने के लिए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए. सो नेक्स्ट कंडीशन इज वैस्कुलाइटिस. सो टर्म वैस्कुलाइटिस refers to group of inflammatory diseases that cause inflammation centered in the wall of your blood vessels. This vascular inflammation leads to damage and dysfunction of organs that contains the affected vessels.
वैस्कुलाइटिस कैन बी प्रेजेंटेड विद एडिमा ऑफ हैंड्स, फीट्स एंड इवन जेनाइटल्स। इसके अलावा क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन हो सकती है। 74% पॉपुलेशन में आर्थ्रैल्जिया हमको देखने को मिल सकता है, 54% में रीनल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है और 51% में एब्डोमिनल इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिल सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं 50% केसेस में। बहुत ही रेयर कंडीशन में जो स्वेलिंग है वो लंबर एरिया में हो सकती है और पेशेंट लो बैक पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है और लॉस ऑफ स्पाइनल रेंज ऑफ मोशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज डिश, दैट इज डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरोस्टोसिस। इट इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज, हाइपरइंसुलिनीमिया, ओबेसिटी, हाइपरलिपिडीमिया एंड हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट। HLA-B8 is common in both DM and DISH. It generally starts in third and fifth decade but manifests at older ages. अब इस कंडीशन में भी आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरह स्पाइन में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में जो चेंजेस हैं वो बहुत ही सबटल हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि डिश में कैसा स्पाइन देखने को मिलेगा और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कैसे देखने को मिलेगा। तो एएस में क्या मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया था। इसमें हमको फ्लोइंग ऑसिफिकेशन देखने को मिलेगी जिसको हम फ्लोइंग कैंडल वैक्स साइन भी बोलते हैं। और भी चीजों की वजह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिश को एएस से। तो जो डिश है वो जनरली ओल्डर एज में हमको देखने को मिलता है। सेक्रियोइलाइटिस हमको डिश में देखने को नहीं मिलता। डिश में जो हमारे एपोफाइजियल जॉइंट्स हैं उनकी इरोजन नहीं होती, जो हमारे फेसिड जॉइंट्स हैं उनकी एनकाइलोसिस नहीं होती। और डिश का HLA-B27 के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं है जैसे कि एएस में हमने देखा था। और जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं एज कंपेयर टू रेडियोग्राफिक चेंजेस। Dish is often discovered incidentally in asymptomatic patients. Also, you can confuse between radiographs of spondylosis and dish. तो इसमें भी डिफरेंस ये है कि जो डिश है उसमें जो डिस्क हाइट है वो प्रिजर्व्ड रहेगी और डीजेनरेटिव चेंजेस सिग्निफिकेंट हमको देखने को नहीं मिलेंगे इन डिश। ESR, CRP, rheumatoid factors, ENA, ANA are normal in dish. एक्सरे में हमको फ्लोइंग कैंडल वैक्स साइन दिखेगा, नॉन मार्जिनल सिंडेस्मोफाइट्स हमको देखने को मिलेंगे जो कि एएस की तरह ही हॉरिजॉन्टली जाएंगे, लेकिन डिश में हमको एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एनकाइलोसिस देखने को मिलेगी और एएस में हमको इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क स्पेस ऑसिफिकेशन देखने को मिलती है। So next condition is systemic lupus erythematosus. So we will only talk about musculoskeletal involvement. So arthralgias are common in 90% of the population and may be initial presentation. In non-erosive arthritis is present in 10% of the population. The synovitis is often mild to moderate with less inflammatory effusions. Few people with impressive synovitis, indistinguishable from RA, are termed as lupus. Avascular necrosis can also occur most commonly in hip due to antiphospholipid syndrome, prolonged steroid therapy or immobilization. Tenosynovitis and rupture can also occur. Myalgia, muscle weakness, tenderness found in 60% of the patient, whereas inflammatory myositis is found in 5 to 10% of the population. मसल वीकनेस स्पेसिफिकली प्रॉक्सिमल। इसके अलावा जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है हमारे SLE के वो है मेलार रैश, डिस्कॉइड रैश, फोटोसेंसिटिविटी, ओरल अल्सर्स, नॉन इरोजिव आर्थराइटिस, प्लूराइटिस, पेरिकार्डाइटिस, रीनल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स, इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर्स, हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स। और इन्वेस्टिगेशन में हम ANA टेस्ट कर सकते हैं और अपना डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए अगर ANA टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम ENA टेस्ट आगे कर सकते हैं। तो SLE में हमने देखा मसल इन्वॉल्वमेंट होती है, मसल वीकनेस हमको देखने को मिलती है, माइल्जिया हमको देखने को मिलता है बहुत सारे केसेस में और नॉन इरोजिव आर्थराइटिस भी 10% ऑफ द केसेस में। लेकिन मोस्टली जो मसल इन्वॉल्वमेंट होती है वो प्रॉक्सिमल जॉइंट्स की ज़्यादा होती है, स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। With this we have covered all the rheumatological conditions जिनकी वजह से भी अर्ली स्टेज या लेटर स्टेजेस में हमारे लोअर बैक एरिया में पेन हो सकता है। Whether you are dealing with the patient in early stage of the disease or later stage of the disease in IPD setup और OPD setup, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये जो कंडीशंस है ये हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। और अभी हम बात कर रहे थे लोअर बैक एरिया की, तो किस तरीके से हमारे लंबर स्पाइन को इन्वॉल्व करती है। अगर आपको ये पता रहेगा तो ही आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाओगे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लोअर बैक पेन का खत्म होता है।
इसके बाद सिर्फ लास्ट पार्ट रह जाएगा जिसमें मेजर जो कंडीशंस है हमारे स्पाइन की, जो ये कंडीशंस थी ये रेयर थी, तो जो मेन कंडीशंस है हमारी स्पाइन के हम उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हमारी ये प्लेलिस्ट एंड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।